41 जिंदगियों को बचाने का जो जद्दोजहद था वो 17वें दिन पूरा हो गया है और जिस तरह की कोशिशें थी सरकार प्रशासन की, इन तमाम 41 श्रमिकों को अब चिन्यालीसोड़ अस्पताल से चिनूक एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर के जरिए एम्स ऋषिकेश ले जाया गया, यानी प्राथमिक उपचार यहाँ दिया गया। उसके बाद जो डॉक्टरों की एक टीम थी वो ऋषिकेश एम्स में उनका उपचार करेगी, जिसके बाद वो अपने घर जा पाएंगे। हालांकि ये तस्वीर इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि एक लंबा इंतजार तमाम 41 लोगों ने उस टनल में बंद होकर किया। उसके बाद तमाम सरकार और प्रशासन अलर्ट पर था, जिन्होंने जद्दोजहद करी और जमीनी स्तर पर काम करके उन तमाम लोगों को बाहर निकाला। हालांकि मुख्यमंत्री ने आज सुबह भी तमाम जो श्रमिक थे अस्पताल जाके उनसे मुलाकात करी, उनका हालचाल जाना। जिस तरीके का मनोबल उनका पहले था उससे ज़्यादा मनोबल उनका ऊंचा था। पूरी सहायता देने की बात करी, उनको सहायता दी भी गई और जिस तरीके की बात की गई थी कि जिस तरीके से जब वो स्वस्थ हो जाएंगे उनके घर भेजने तक की भी पूरी जो कहा जाए कि हर तरीके की मदद जो है वो उत्तराखंड सरकार ने की। कैमरा दीपक दुबे के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 उत्तराखंड, उत्तरकाशी। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी पार्टी जुट चुकी है और गृह मंत्री अमित शाह इसी मंच से देखे यहाँ पे हुंकार भर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में किस तरह से 42 सीटें हैं, 42 सीटों में 35 सीटों को लेके आना है और उसकी पूरी रणनीति यहीं से इसी धर्मतल्ला से तैयारी किया जा रहा है। 21 जुलाई को टीएमसी पार्टी भी यहीं से सभा को संबोधित करती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इसी मंच से संबोधन करती है और इस बार 2024 के पहले गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल से शुरुआत कर दी है और 42 में से 35 सीटों को कैसे लेके आया जाए इसकी पूरी तरह से रणनीति तैयार किया जा रहा है। और जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाना है और वही 2026 में बीजेपी पार्टी को सत्ता में लाना है। और इस तरह से यह कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार टीएमसी पार्टी के ऊपर में हमला बोले और यहीं से कार्यकर्ताओं में हौसला बुलंद किया है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें सबसे खास जो फैसला है वो ये है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके जरिए कोरोना काल से ही गरीबों को 5 किलो फ्री अनाज मिलता है, उसको अगले 5 साल तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। आपको बताएं कि 31 दिसंबर 2023 को ये योजना खत्म हो रही थी, लेकिन आज कैबिनेट ने इसे अगले 5 साल के लिए बढ़ाया है और अब 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2029 तक ये योजना चलेगी, जिसमें 81 करोड़ लोगों को लाभ मिलता है और 11,80,000 करोड़ का खर्च केंद्र सरकार को इसमें आएगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा कैबिनेट ने आज 16वें वित्त आयोग के टर्म एंड रेफरेंस को भी मंजूरी दी है। ये वित्त आयोग दरअसल केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों पे नज़र रखती है और इसके जरिए केंद्र और राज्य के बीच पैसे के बंटवारे का आकलन भी किया जाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट, यानी कि जो रेप और पॉस्को केसेज के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए थे, उसको भी 3 साल तक बढ़ाने का फैसला केंद्रीय कैबिनेट ने किया है, जिस पर 10,952 करोड़ का खर्च आएगा। कैमरामैन दीपक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पोस्टल बैलेट की छेड़छाड़ के मामले में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव आयोग से शिकायत के बाद अब एसडीएम को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इससे पहले तहसीलदार को सस्पेंड किया गया था। दरअसल पूरा मामला सोमवार का है और सोमवार को एक वीडियो सामने आता है और इस वीडियो में दिखाई देता है बालाघाट का स्ट्रांग रूम, जहां पर जो बैलेट पेपर है उसको यहां पर उनको रखा गया है, उनको जमाते हुए दिखाया गया था। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई और कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की। इस पूरे मामले में ये पाया गया कि जब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा कि दरअसल पूरा मामला यह है कि 3 बजे तक की ये प्रक्रिया खुलना था, ये जो पोस्टल बैलेट हैं खुलने थे, लेकिन इससे पहले ही खोल दिए गए। इस पूरे मामले में तहसीलदार की गलती मानते हुए उसे सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन जब ये मामला अब भी शांत नहीं हुआ, कांग्रेस ने लगातार इस पर आरोप लगाए, चुनाव आयोग से शिकायत की और उसके बाद कल ही केंद्रीय चुनाव आयोग से शिकायत करने पहुंचे अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद और गुरदीप सप्पल, ये दल पहुंचे थे और उन्होंने शिकायत की थी कि इस पूरे मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। चुनाव आयोग तेलंगाना में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब तेलंगाना में मतदान शुरू होना है। चुनाव आयोग की प्राथमिकता तेलंगाना में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान कराने की है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो गई है। 119 विधानसभा सीटों के लिए मतदान कल सवेरे 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। कल चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद अब सबकी निगाहें निर्वाचन आयोग पर हैं। 2.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी पर लगाया जाएगा। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए तेलंगाना विशेष पुलिस की 50 कंपनियां और केंद्रीय बलों की 375 कंपनियों को सुरक्षा प्रबंधों के लिए तैनात किया गया है। मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है।
चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने रोड शो किया और मतदाताओं से वोट देने की अपील की। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। इस साल के आखिर में मोदी सरकार बहुत बड़े रोजगार मेले का आयोजन कर रही है, जिसमें 50,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। पिछले एक साल से चल रहे रोजगार मेले के जरिए देश भर में लाखों युवाओं को अब तक रोजगार मिल चुका है। अगला रोजगार मेला 30 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। पीएम मोदी 30 नवंबर सुबह 10:30 बजे से इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। इस दौरान केंद्र शासित प्रदेशों में 38 जगहों पर केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने पिछले साल 22 अक्टूबर को धनतेरस के दिन से रोजगार मेले की शुरुआत की थी और जिसमें कहा गया था कि पूरे एक साल में 10 लाख करीब नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। उसी सिलसिले में लगातार पूरे साल ये कार्यक्रम होते रहे। कैमरामैन जहांगीर के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। लोजपा के दोनों गुट ने कल अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। पशुपति पारस और चिराग पासवान ने एक दूसरे पर जमकर हमला किया। चिराग पासवान ने पशुपति पारस पर गंभीर आरोप लगाते हुए यह कहा कि चाचा मेरी राजनीतिक हत्या करना चाहते थे। लोजपा का एक गुट यानी चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का स्थापना दिवस पटना के बापू सभागार में हजारों कार्यकर्ताओं के बीच मनाया। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में इस मौके पर जनसभा की। चिराग ने अपने चाचा और नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों ने मिलकर मेरी पार्टी तोड़ी और मेरी राजनीतिक हत्या करना चाहते थे, लेकिन मैं झुका नहीं और डरा नहीं। चिराग पासवान के लिए अच्छी बात यह रही कि वैशाली की सांसद बीना देवी ने पशुपति पारस का साथ छोड़कर लोजपा रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हो गई। साथ ही बीना देवी ने पशुपति पारस पर फरेब करने का आरोप भी लगाया। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। स्कूलों में छुट्टियों को लेकर मचे बवाल के बीच शिक्षा विभाग ने यह साफ किया है कि उसने 2 कैलेंडर जारी किए थे, एक उर्दू स्कूलों के लिए और दूसरा सामान्य स्कूलों के लिए। उर्दू स्कूलों में जहां ईद और मुहर्रम की छुट्टियां बढ़ाई गई हैं, वहीं दूसरी तरफ जो सामान्य स्कूल हैं, जो सामान्य विद्यालय हैं, वहां पर जो छुट्टियां चली आ रही थी वही छुट्टियां लागू रहेंगी। इन दिनों शिक्षा विभाग लगातार सुर्खियों में है और अपने नए फैसले को लेकर विवाद ज़्यादा गहरा रहा है। अभी एक नया आदेश भी के पाठक ने जारी किया है, जिसमें सभी जिलाधिकारियों को कहा है कि 1 दिसंबर से हो चलने वाले जो मतदाता पुनरीक्षण का काम है, उसमें शिक्षकों की अगर काम लिया जाता है, तैनाती की जाती है, तो उनका समय 5 बजे के बाद होगा। यानी कि स्कूली टाइम में 9 बजे से लेकर 5 बजे तक उनसे गैर शैक्षणिक कार्यों में उन्हें नहीं लगाया जाएगा। यदि शिक्षक को इसमें लगाया जाना है तो उसमें 5 बजे के बाद इनकी सेवा ली जाएगी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने शीतकालीन सत्र के दौरान आज तकरीबन 26,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। दरअसल यूपी विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले भी आज समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यही नहीं, सदन की कार्यवाही शुरू होने के दौरान भी सपा विधायकों ने उत्तर प्रदेश में खराब स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। योगी सरकार ने आज सदन की कार्यवाही के दौरान 26,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम अनुपूरक बजट पेश किया है। बजट में विकास योजनाओं के साथ ही धार्मिक स्थलों के लिए भी बजट का अलग से प्रावधान किया गया है। जानकारी के मुताबिक बजट में किसानों की मुफ्त बिजली के लिए 900 करोड़ रुपए, गन्ना किसानों के भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपए के साथ साथ अलग अलग योजनाओं के लिए भी अलग अलग बजट का प्रावधान किया गया है। सदन की कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जमकर नोकझोंक भी देखने को मिली। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। पंजाब विधानसभा के 2 दिन के आखिरी दिन चले सेशन में पंजाब सरकार द्वारा अपने 4 अलग अलग बिल पास करवा दिए गए हैं और वहीं पर पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने कहा है कि
पंजाब में जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर सभी अध्यापकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। वहीं पर पंजाब के फूड और सप्लाई मंत्री ने बताया है कि अब जो राशन कार्ड होंगे आपको आर्थिक आधार पर नहीं बनाए जाएंगे बल्कि सामाजिक आधार के ऊपर बनाए जाएंगे। उन लोगों के भी राशन कार्ड बनेंगे जो कैंसर ग्रस्त हैं या फिर HIV पीड़ित हैं या दूसरी बीमारियों से ग्रस्त हैं। फिलहाल ये 2 दिन का जो सेशन था इसमें कांग्रेस द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर और पंजाब में माइनिंग की स्थिति को लेकर इस पर चर्चा करवाई जाए और 2 दिन के इस चले सेशन में बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से ये खत्म हो गया है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष समेत 3 वरिष्ठ नेताओं ने अपने पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आरएलडी में पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने वाले नेताओं में खुद कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मनजीत सिंह, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आरिफ महमूद के साथ ही आरएलडी की यूथ विंग के सचिव अमित पटेल का नाम शामिल है। ये तीनों वो नेता हैं जो चौधरी अजीत सिंह के समय से ही पार्टी से जुड़े हुए और उनके बेहद करीबी रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल को ये झटका ऐसे वक्त लगा जब उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर के भ्रम की स्थिति बनी है। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये 3 बड़े नेता भी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का सोशल मीडिया पर फोकस 18 मंडलों में तैयार की रणनीति। भाजपा की सोशल मीडिया को करारा जवाब देगी कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया विभाग का विस्तार करने और सोशल मीडिया पर भाजपा को करारा जवाब देने की रणनीति तैयार की है। हर जिले में सोशल मीडिया की लोकसभा प्रभारी व लोकसभा कमेटी का गठन किया जाएगा। सभी 18 मंडलों सोशल मीडिया का प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित सोशल मीडिया विभाग की प्रदेश स्तरीय संगठनात्मक बैठक में यह फैसला लिया गया है। साथ ही सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष पंखुड़ी पाठक ने संगठन के विस्तार पर चर्चा की और कहा कि ब्लॉक व बूथ स्तर पर सोशल मीडिया विभाग का विस्तार किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा सोशल मीडिया के पदाधिकारियों से कि आप हमारे सिपाही हैं, डट कर लड़ रहे हैं, हम आपके हर सुख दुख में साथ रहेंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। राजस्थान में 199 सीटों के लिए मतदान 25 नवंबर को खत्म हो चुका है और चुनाव आयोग की ऑब्जर्वर के रिपोर्ट के आधार पर की गई स्क्रूटनी के बाद एक भी बूथ पर फिर से मतदान इस बार नहीं कराने की सिफारिश भी कर दी गई है, जिसे चुनाव आयोग की तरफ से भी मान लिया गया है। यानी कि यह अपने आप में रिकॉर्ड है। वैसे भी देखा जाए तो इस बार 75.4% रिकॉर्ड मतदान हुआ है और पिछले 16 विधानसभा चुनावों में कभी भी इतना ज़्यादा मतदान प्रतिशत नहीं रहा। ऐसे में यह भी अपने आप में रिकॉर्ड है कि एक भी सीट पर पुनर्मतदान नहीं हो रहा है। हालांकि इस बार राजस्थान की जिन 200 में से 199 सीटों पर मतदान हुआ है उनमें से 88 सीट ऐसी है जहां पर पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। फिलहाल तो आप सबको इंतजार है 3 दिसंबर का, जब मतदाताओं के जनादेश का पता लगेगा कि मतदाताओं ने किस राजनीतिक दल को जनादेश दिया है, सरकार की सूरत और सीरत किस तरह से होगी और कौन सा राजनीतिक दल या प्रत्याशी इस बार विधानसभा में पहुंच पाते हैं, अपनी सरकार बना पाते हैं। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। दिल्ली से मेरठ तक रैपिड रेल बनकर तैयार होने वाली है और ऐसे में पहला चरण उसका स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अब इसको एक्सटेंड करने के लिए तैयारी की जा रही है। दिल्ली से राजस्थान तक यानी कि अलवर और पानीपत तक अब रैपिड रेल को चलाया जाएगा। लेकिन ये काम तब रुका था क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से पेमेंट रिलीज नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने पैसा रिलीज कर दिया है, इसलिए राजस्थान सरकार के साथ मिलकर रैपिड रेल परियोजना पर अब काम करना शुरू हो जाएगा। यानी साफ है कि एनसीआर के लोगों के लिए अब एक तरफ राजस्थान और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से जुड़ने का एक सीधे तौर पर साधन रैपिड रेल बनती नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से लगातार पैसे ना देने की वजह से दिल्ली सरकार की सुप्रीम कोर्ट में किरकिरी हुई और उसके बाद दिल्ली सरकार ने पैसा रिलीज किया है, लेकिन साफ है कि आने वाले दिनों में परियोजना को लेकर जिस तरीके से पैसा रिलीज करने पर अगर ऐसे ही विवाद रहा तो ये परियोजना कितनी सफल हो पाएगी, इस पर संशय बरकरार है। लेकिन ये भी स्पष्ट है कि इसके बनने के बाद दिल्ली वालों को और राजस्थान वालों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को और खासकर एनसीआर के लोगों को बेहद फायदा पहुंचने वाला है। कैमरा पर्सन आनंद विनाश के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, दिल्ली। मुंबई में एक बार फिर एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव गुट में टकराव देखने को मिला। वजह थी उद्धव गुट के कद्दावर नेता दत्ता दलवी।
दत्ता दलवी पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में अपशब्द इस्तेमाल करने का आरोप लगा, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दत्ता दलवी की गिरफ्तारी पर उद्धव गुट के नेता और कार्यकर्ता काफी भड़क गए। मुंबई के पूर्व मेयर दत्ता दलवी के खिलाफ भांडुप पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई। दत्ता दलवी पर मुंबई के भांडुप इलाके में आयोजित उद्धव गुट की शिवसेना की सभा के दौरान सीएम शिंदे को गाली गलौज करने का आरोप लगा। भांडुप पुलिस ने बुधवार सुबह दत्ता दलवी को उनके घर से गिरफ्तार किया और भांडुप पुलिस स्टेशन ले आई। जैसे ही उद्धव के गुट के कार्यकर्ताओं को इस बारे में पता चला, वो भांडुप पुलिस स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में जमा हो चुके थे। कार्यकर्ता थाने के बाहर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद वहां पर पुलिस को बल की तैनाती करनी पड़ी। हंगामे के बीच संजय राउत भी वहां पहुंचे और हंगामे के बीच में ही दलवी को मुलुंड कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दत्ता दलवी की गिरफ्तारी पर उद्धव गुट का कहना है कि शिंदे गुट द्वारा ये पूरी तरीके से सत्ता का दुरुपयोग है। उनकी गिरफ्तारी पूरी तरीके से गलत है। कैमरा पर्सन सुनील भारती के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। अक्सर ये देखा जाता है कि कायर पाकिस्तान आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए कई बार टनल का सहारा लेता है और कई बार कटीली तारों को काटकर हमारी सीमा में घुसपैठ करवाने की कोशिश करता है। यानी आतंकी ये कोशिश करते हैं कि सरहद पर जो फेंसिंग लगी है उसे काटा जाए और हमारी सीमा में दाखिल हो। लेकिन हमारे सेना के बहादुर जवान हर बार घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घुसपैठ में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब आ चुकी है लेटेस्ट स्मार्ट फेंसिंग विद सेंसर। इसमें सेंसर लगे हुए हैं, यानी पूरी ये जो वायरिंग देख रहे हैं, ये जो आप तारें देख रहे हैं, इसके पूरी तरह से इसमें सेंसर लगे हुए हैं। अगर घुसपैठिया इसे काटने की कोशिश करेगा तो हूटर जो है वो बजना शुरू हो जाएगा। जो कंट्रोल रूम है वहां पर भी हूटर बजेगा और इसमें जगह जगह पर जो कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। सुखोई 57 फाइटर जेट, जी हाँ, इस फाइटर जेट का निर्माण अब हमारे देश में बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, भारतीय सेना और रूस की सेना मिलकर इसका निर्माण करने जा रही है। न्यूज़ 24 को सेना से मिली जानकारी के मुताबिक इसके बन जाने के बाद ये एक ऐसा फाइटर जहाज होगा जो युद्ध के दौरान दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार रहेगा। दुश्मन की तरफ से हर तरह की कोशिश करने के बाद भी यह अत्याधुनिक ड्रोन और रडार के नजर में भी नहीं आ पाएगा, यानी यह रडार पर दिख नहीं पाएगा। यह आवाज की रफ्तार से हमला कर सकता है। यहाँ तक कि खतरे का एहसास इसे खुद ही हो जाएगा और जमीन, आसमान और समुद्र में बिना देरी किए दुश्मन पर टूट पड़ेगा। आसान शब्दों में कहे तो यह फाइटर जहाज सुखोई 30 MKI और रफाल जैसे फाइटर प्लेन से भी ज्यादा घातक साबित होने वाला है। साथ ही फ्यूचर में अगर कोई भी चुनौतियां सामने आती है, जैसा कि रूस यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच देखने को मिला, तो यह फाइटर प्लेन मुकाबला करने के लिए सक्षम होगा। इस विमान को ज्यादा से ज्यादा हल्का बनाने की भी तैयारी है। विमान के बनने के बाद इंडियन एयरफोर्स का पहला फाइटर प्लेन यह साबित होगा जो रडार की नजरों से ओझल होकर उड़ान भरने की काबिलियत रखेगा। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश की वजह से किसानों का भारी नुकसान हुआ है। अब तक जो आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक राज्य में कुल 1 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में किसानों का फसल बर्बाद हुआ है। वैसे तो बेमौसम बारिश की वजह से राज्य के 16 से 17 जिले के किसान जो हैं वो प्रभावित हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फसल बर्बाद महाराष्ट्र के नासिक और बुल्ढाना जिले में हुआ है। बताया जा रहा है कि नुकसान का यह आंकड़ा आने वाले समय में और भी बढ़ सकता है। नासिक में किसानों का प्याज और अंगूर का फसल जो है बर्बाद हुआ है, जिसकी वजह से नासिक के प्रमुख प्याज मंडी लासलगांव में पुराने प्याज की कीमत पिछले 2 दिनों के अंदर 29% बढ़ी हुई है। राज्य के किसानों को उम्मीद है कि हो सकता है कि आज महाराष्ट्र सरकार किसानों की मदद को लेकर कुछ बड़ा ऐलान कर दे। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। यूपी बिजली विभाग ने ओटीएस योजना के तहत 20 दिन में कमाए 1000 करोड़ रुपए। विभाग ने सरचार्ज पर 100% छूट देने की योजना से बिजली विभाग को बम्पर कमाई हुई है। अभी भी 1 दिन का समय बाकी है। यही नहीं, बिजली चोरी पर FIR या आपराधिक मामला दर्ज होने पर राजस्व निर्धारण का 35% जमा करने से ऐसे मामले समाप्त हो जाएंगे। चोरी के मामलों में 65% की छूट दी जा रही है। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने योजना के तहत इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है। पंजीकरण कर इस योजना का लाभ उठाएं। वहीं विद्युत वितरण निगमों उपभोक्ताओं के करीब 33,122 करोड़ रुपए बकाया है। विद्युत नियामक आयोग ने जनहित प्रस्ताव दाखिल कर उपभोक्ताओं के बकाये के एवज में दरें कम करने की मांग की है।
कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज 24। अगर आप महाराष्ट्र में होटल, दुकान या कोई और कारोबार चला रहे हैं तो जल्दी से मराठी साइन बोर्ड लगा लीजिए, नहीं तो एक्शन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बीएमसी मुंबई में एक्शन में आ गई है। बीएमसी ने सिर्फ मंगलवार को एक दिन में ऐसे 176 दुकानों पर कार्रवाई की है जिन्होंने मराठी साइन बोर्ड नहीं लगाया है। इस बार बीएमसी ने इस तरह से फाइन डिसाइड किया है कि जितना बड़ा कारोबार उतनी बड़ी फाइन होगी। इतना ही नहीं, इस मामले में राजनीतिक टूल भी पकड़ा है। इससे पहले ही एमएनएस ने भी कई जगहों पर मोर्चा निकाला और कहा कि जल्द से जल्द मराठी साइन बोर्ड लगाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मन से तोड़ फोड़ करेगी। लेकिन बीएमसी लगातार एक्शन में आ गई है और अलग अलग जो महानगर पालिका की टीमें हैं वो भी अलग अलग जिलों में कार्रवाई कर रही हैं, अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो एक्शन में है वो बीएमसी है। कैमरा सुनील के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। दिल्ली में एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप उर्फ डल्ला के शार्प शूटर्स ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। दरअसल उन्होंने पुलिस को बताया कि वो दिल्ली एनसीआर को लगातार अपना ठिकाना बना रहे थे। बाकायदा दिल्ली के नेप सराय और नोएडा की वेव सिटी में उन्होंने कमरे भी लिए हुए थे, जिसमें इन कमरों को दिलाने में उनकी मदद की सचिन और अर्पित ने। अब पुलिस इस मामले में 3 अन्य लोगों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है, जो खासकर वो लोग हैं जिन्होंने मेरठ के पास से हथियारों की सप्लाई की थी। आखिरकार ये ग्रेनेड्स कहाँ से आए, ये तमाम पहलू जो हैं वो दिल्ली पुलिस की जांच में इस वक्त शामिल हैं और लगातार इन दोनों शार्प शूटर से पूछताछ पुलिस की चल रही है कि किस तरीके से एक बड़ी साजिश को अंजाम देना था, क्योंकि लगातार यही जानकारी है कि दिल्ली के नेप सराय में और नोएडा के वेब सिटी में इन्होंने ठिकाना बनाया हुआ था। पुलिस अब जैसे जैसे इनसे पूछताछ कर रही है वैसे वैसे रोज नए खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। कैमरा साहिल के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। चीन के निमोनिया को लेकर गुजरात हुआ सतर्क। अस्पतालों में निगरानी के साथ साथ सुविधाओं का जायजा लिया स्वास्थ्य मंत्री। कोरोना वायरस के बाद चीन की एक और बीमारी ने दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी है। इस बार भी बीमारी की उत्पत्ति चीन से ही मानी जा रही है। इस नई बीमारी को लेकर भारत में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। अहमदाबाद और सूरत के सिविल अस्पतालों में इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर इत्यादि तमाम चीज़ों का निरीक्षण किया जा रहा है। दूसरी तरफ राज्य में इस समय वायरल संक्रमण का दौर बढ़ा हुआ है। इसके कारण ओपीडी केसेस में काफ़ी इजाफा हुआ है, लेकिन इसके पीछे डॉक्टर बदलते हुए मौसम का कारण बता रहे हैं। वैसे तो चीनी निमोनिया का अभी तक कोई केस अस्पतालों की नज़र में नहीं आया है, फिर भी डॉक्टर लोगों से सावधानी रखने की अपील कर रहे हैं। डॉक्टर के मुताबिक यदि किसी भी बच्चे को बुखार, खांसी, सर्दी, जुकाम जैसी कोई चीज़ नज़र आती है तो वो तुरंत डॉक्टर के पास जाए, अपनी सूझबूझ से दवाइयाँ ना लें। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है, वेंटिलेटर और बेड समुचित मात्रा में उपलब्ध है। कैमरामैन प्रभात साथ प्रिंस सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। उत्तरी कश्मीर की खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ, नियंत्रण रेखा से सटा हुआ इलाका गुरेज, जो पिछले कुछ वर्षों के दौरान ही कश्मीर घाटी में एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में उभर कर आ रहा है। पहली बार आज़ादी के बाद बिजली के साथ जुड़ गया है ये इलाका। इस इलाके में अभी तक जो है बिजली सप्लाई नहीं पहुंची थी, बल्कि इस इलाके में रहने वाले लोगों को जनरेटर के माध्यम से कुछ घंटों के लिए हर रोज बिजली दी जाती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से पर्यटक जो कश्मीर घाटी आकर ज़्यादातर पारंपरिक गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसी जगहों पर जाते थे, उन पर्यटकों ने कोशिश की इन जगहों से हटकर दूसरी कश्मीर घाटी की जो अच्छी खूबसूरत जगह है वहां पर सैर करने की। और इसी दौरान जो है गुरेज का ये इलाका पर्यटकों की नज़र में आया और सरकार भी अब इन जगहों पर देख रही है कि किस तरह की और ज़्यादा सुविधाएं यहाँ पर रखी जाए, ताकि लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी इन जगहों पर किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसूफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। बिहार पुलिस ने जारी किया है एक तुगलकी फरमान। इस फरमान के अनुसार यदि आपके घर शादी, विवाह या फिर कोई भी कार्यक्रम है तो आपको अपने नज़दीकी थाने में एक एफिडेविट देनी होगी और इस एफिडेविट में खुलासा करना होगा कि इस आयोजन में
कितने लोग आएंगे, और जो लोग भी आएंगे वो हॉर्स फायरिंग नहीं करेंगे। और साथ ही एक और एफिडेविट देना होगा जिसमें कहना होगा कि जो शराब का सेवन है कोई इस शादी समारोह में नहीं होगा, इस आयोजन में नहीं होगा। और ऐसा न सिर्फ आपके निजी कार्यक्रम में बल्कि बैंकेट हॉल या फिर मैरिज हॉल वाले को भी देना पड़ेगा, और उन्हें भी एक एफिडेविट देना होगा। इसकी जानकारी निकटवर्ती थाने को देनी होगी। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बिहार में अलग अलग इलाकों में लगातार हॉर्स फायरिंग की घटनाएं घट रही थी, और जिसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने यह आदेश जारी किया है, और जिसके बाद तमाम जिलों के एसपी इस तरीके के आदेश निर्गत करा रहे हैं, और सभी थाना प्रभारियों को यह टास्क दिया गया है। इस जो नया आदेश निकाला गया है उस पर थाना प्रभारियों के ऊपर भी जिम्मेदारी दी गई है कि उनके क्षेत्र में कोई भी बड़ा आयोजन होता है तो उसकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए। अगर कोई आयोजनकर्ता नहीं देता है तो उनके खिलाफ भी स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। हर बार की तरह इस बार भी काउंटिंग से पहले फाइनल रिजल्ट बताएगा सबसे विश्वसनीय न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस 30 नवंबर शाम 5 बजे से लगातार।